नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 2 वार्ताओं में हम लोगों ने टेस्ट एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद दूसरी वार्ता में हमने अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट के बारे में जाना। इस वार्ता में हम स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बढ़िया टेस्ट बनाना एक हुनर है, एक आर्ट है। इस आर्ट में आप तभी सफल हो पाएंगे जबकि आप इसके जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं उसको ठीक तरीके से पालन करें। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, दूसरा स्टेप है आइटम राइटिंग, तीसरा स्टेप है प्रिलिमिनरी ट्राई आउट, चौथा रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, पांचवा वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, छठा नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट और सातवां प्रिपरेशन ऑफ द मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। अब हम आते हैं प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और पहला बिंदु है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, पहला स्टेप है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, जिसके बारे में हम प्लान करते हैं, वो पहली चीज़ होती है कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट क्या मेज़र करना चाहता है, टेस्ट क्या एसेस करना चाहता है, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव द टेस्ट सबसे पहले डिसाइड करते हैं अपने प्लानिंग में। जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है तब हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम बनाएंगे, 100, 50, 75, 150, 200, कितने संख्या में हमारे एकांश हमारे टेस्ट में होंगे, इसका निर्धारण हम लोग करते हैं। तीसरा बिंदु जो है वो फॉर्म ऑफ आइटम्स है। जब भी हम टेस्ट बनाते हैं तो उसके शुरुआती दौर में ही हमें यह निर्धारित करना होता है कि टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट में जो आइटम्स होंगे, टेस्ट में जो एकांश होंगे, वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ तरीके के होंगे या सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ तरीके के होंगे। यह हम शुरुआती दौर में ही डिसाइड कर लेते हैं। चौथा जो कदम होता है वो इंस्ट्रक्शंस का होता है कि किस टेस्ट में कौन से निर्देश प्रदान किए जाएंगे, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला उस टेस्ट को उसका पालन करेगा, वह सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पांचवा स्टेप जो होता है वो टाइम लिमिट होती है। 2 तरह के टेस्ट में टाइम लिमिट्स होते हैं। एक टेस्ट तो एक में टाइम लिमिट कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें निश्चित समयावधि में ही आपको टेस्ट पूरा करना होता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप टाइम लिमिट नहीं देते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि आप कंफर्टेबली सारे आइटम्स को जितने समय में पढ़ के जवाब दे सके वह आप जवाब देना है। तो टाइम लिमिट का भी हमें ध्यान रखना होता है। जहां आवश्यकता है वहां टाइम लिमिट हम देंगे, जहां आवश्यकता नहीं है वहां हम टाइम लिमिट नहीं देंगे। छठी चीज़ होती है सांख्यिकीय। सांख्यिकीय के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होती है। इसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो सांख्यिकीय विश्लेषण जो है वो हम करते हैं। अब एक उदाहरण के सरीखे एक उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट यदि हम बनाते हैं, कोई भी बुद्धि परीक्षण हम निर्माण करते हैं, तो उसमें कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम तो उदाहरण के लिए हम ये करें कि हम कोई बुद्धि परीक्षण बना रहे हैं तो उसमें 100 आइटम होंगे। तो आपने नंबर ऑफ आइटम, पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट बनाएंगे। दूसरा कितने आइटम, तो 100 आइटम। तीसरा किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो आप जैसे मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं या जो भी देना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद टाइम लिमिट तय करेंगे और उसके बाद उसमें कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी उसे तय करेंगे। पहले कदम के बाद हम दूसरे कदम पे आते हैं जो कि आइटम राइटिंग का होता है। आइटम राइटिंग एक आर्ट है, यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हम यह समझने की इसमें कोशिश करेंगे कि आइटम क्या होता है। व्हाट इज एन आइटम? तो एन आइटम इज डिफाइंड एज सिंगल क्वेश्चन और टास्क दैट इज नॉट ऑफन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यह बीन महोदय ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड पर्सनल टेस्ट में डिफाइन करते हुए इसे कहा है कि यह एक सिंगल क्वेश्चन होता है या कोई ऐसा टास्क होता है जो कि उससे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आइटम उस टेस्ट का सबसे छोटा यूनिट होता है। एक बढ़िया एकांश लेखक होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह अब हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता जो होती है कि जिस क्षेत्र में आइटम बनाया जा रहा हो उस क्षेत्र में
आइटम राइटर जो है उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके बारे में उसे हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आइटम राइटर शुड बी अवेयर अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स। आइटम राइटर को ये पता होना चाहिए कि जो भी आइटम का हम प्रकार ले रहे हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे ऑब्जेक्टिव, जो भी ले रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यह सब पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि लैंग्वेज पे अच्छी कमांड, बढ़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। इससे यह लाभ होता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं आइटम में, वो बात आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। यदि आइटम राइटर लैंग्वेज में बढ़िया नहीं है, यदि लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं है, तो वह कुछ इस प्रकार के आइटम बना सकता है जिसे कि बनाने में वो कुछ और चाहता हो और जवाब देने वाला कुछ और जवाब दे जाए। और आखिरी चीज़ जो है वह यह है कि आइटम राइटिंग के बाद आपको उस एरिया के, उस टेस्ट के, जैसे इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आप यदि बना रहे हैं या पर्सनालिटी के क्षेत्र में यदि आप बना रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनके पास बड़ा अनुभव है, उनसे हमें संपर्क स्थापित करना चाहिए। आइटम राइटिंग के बाद अगला स्टेप है प्रिलिमिनरी ट्राई आउट, मतलब प्रारंभिक रूप से ट्राई आउट जो हम लोग करते हैं, वह काम हमें करना होगा। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट के नाम से भी जानते हैं। और यह एक ऐसा कदम होता है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी गलतियां हमसे हुई हैं आइटम बनाते वक्त या टेस्ट बनाते वक्त, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए और सही करने के लिए यह ट्राई आउट हम लोग करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जिस पे आप उस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, वह कुछ उसी प्रकार के व्यक्तियों पे होने चाहिए जिस पे कि आप टेस्ट बनने के बाद करना चाहते हो। वह रिसर्च टारगेट ग्रुप के समान ही होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि प्रिलिमिनरी ट्राई आउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द इनएडवोकेसीज, जो भी अस्पष्टता, अर्थहीनता या डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम उस टेस्ट में रह गई है, उस टेस्ट के आइटम्स में रह गई है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम लोग ये ट्राई आउट करते हैं। दूसरा है वैलिडिटी ऑफ ईच आइटम, वैधता स्थापित करना एक एक आइटम का बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंफीरियर एंड सुपीरियर आइटम्स है, उनके बीच के अंतर को कम करना इसमें हमारा, या उसके बीच के अंतर को ठीक करना हमारा काम होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स। तीसरा जो होता है वो होता है टाइम लिमिट फॉर द टेस्ट। आप यदि कोई टेस्ट आपने ऐसा बनाया जो कि आधे घंटे में हल होना चाहिए और वो 20 मिनट में ही सारे पार्टिसिपेंट हल कर जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वह टेस्ट कितने समय का होगा, उस टेस्ट की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ द टेस्ट भी जानना और सही करना ज़रूरी होता है। और इंटर कोरिलेशन ऑफ आइटम्स को भी इस्टेब्लिश करने के लिए यह ट्राई आउट किया जाता है। और जो भी निर्देश आपने दिया है, यदि उसमें कहीं कोई अस्पष्टता रह गई है तो उसको किया जाता है। और एट लास्ट ड्रेस रिहर्सल भी इसको किया जाता है, जिससे कि इसमें जो थोड़ी बहुत और कमियां रह गई हों वो सब दूर की जा सके। अगला कदम होता है रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इस्टेब्लिश करना। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट को हम जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम समझ चुके हैं स्पष्टतया कि यह रिलायबिलिटी जो है वो रेफर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स की। तो इसमें दो तरह की कंसिस्टेंसी होती है, एक टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और एक इंटरनल कंसिस्टेंसी। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को हिंदी में यदि हम समझे तो उसको कालिक, टेम्पोरल का मतलब कालिक, मतलब समयावधि में वह बहुत फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं होने चाहिए। और इसको हम लोग सामान्यतया 14 दिन के अंतराल पे उसी टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर करके और दोनों टेस्ट के बीच के कोरिलेशन को ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार से हम टेम्पोरल कंसिस्टेंसी स्टैब्लिश करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी विद इन द टेस्ट में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, टेस्ट के अंदर के, टेस्ट के भीतर इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। इसके लिए हम ऑड और इवन आइटम्स के बीच कंसिस्टेंसी कोरिलेशन निकाल के कर सकते हैं, या उस टेस्ट को बीच से तोड़कर और पहले 50 प्रश्नों और दूसरे 50 प्रश्नों के बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें इस तरह की रिलायबिलिटी को हम लोग सेल्फ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ कोरिलेशन भी इसको कहा जा सकता है। अगला कदम जो होता है वो वैलिडिटी इस्टेब्लिश करना होता है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग यह बात समझ चुके थे कि वैलिडिटी जो होती है, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न्स व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है
कि जो टेस्ट निर्माण किया गया है जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य में किस हद तक वो सफल हो पा रहा है, यही होती है किसी टेस्ट की वैधता। तो हम जानते हैं कि परीक्षण को किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंधित किया जाता है और दूसरे किसी अन्य समान टेस्ट के साथ ही उसके सहसंबंध का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया के आधार पे, किसी बाह्य कसौटी के आधार पे अपना जो टेस्ट बनाते हैं उस दूसरे टेस्ट के साथ उसका कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और इस प्रकार से हम उसका वैलिडिटी का पता लगाते हैं कि वह टेस्ट वैध है या नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे समझें, यदि आप कोई टेस्ट निर्माण कर रहे हैं इंटेलिजेंस के फील्ड में, तो आप का टेस्ट यदि एमसी जोशी के टेस्ट के इक्विवेलेंट ही है, तो आप एमसी जोशी के टेस्ट के साथ उसका कोरिलेशन कर सकते हैं। इसे एक तरीके से कंकरेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता भी कहते हैं। अगला कदम जो है वो नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट है, जिसमें हम लोग टेस्ट के नॉर्म्स को स्टैब्लिश करते हैं, टेस्ट के नॉर्म्स बनाते हैं। नॉर्म्स का मतलब यदि समझने की कोशिश करें तो किसी भी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श द्वारा परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांकों को ही हम मानक कहते हैं और जब तक किसी टेस्ट का मानक नहीं होता है वह एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं कहा जा सकता है। मानक जो है कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो आप उम्र को मानक बना सकते हैं, ग्रेड को मानक मान सकते हैं, परसेंटाइल नॉर्म्स स्टैब्लिश कर सकते हैं या स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स बना सकते हैं। आखिरी कदम जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में होता है वो प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन होता है। यह आखिरी कदम होता है और इसमें आप यह तय करते हैं कि आपको कितनी प्रतियां उस टेस्ट की चाहिए और बुकलेट किस प्रकार का हो, मैनुअल किस प्रकार का हो, और ये सारी चीज़ें उसमें फाइनल करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस कदम पे हम लोग इन डिटेल में द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट जो भी हो उसको देते हैं, जिससे कि कहीं कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करना चाहे तो उसको कहीं किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।